हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और 101 शॉर्ट स्टोरीज आरबीआई की सुना रहा हूँ आपको। द पर्पज इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। आपके कमेंट्स देख के मुझे मालूम पड़ रहा है कि सच में सेंट्रल बैंक के बारे में किसी को कितनी कम जानकारी है। और हम सोचते थे जब हमने ज्वाइन किया था तब हमको कुछ नहीं पता था, बट आज भी क्योंकि आरबीआई के लोग पब्लिक में बात करते नहीं है तो आरबीआई करता क्या है ये किसी को समझ में आता नहीं है। और ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रही है। मेरी एक शिकायत भी है आपसे। वो शिकायत ये है कि जिस स्टोरी में बहुत मसालेदार बातें हैं वो तो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं उसमें मसाला कम है और सीखने वाली बात ज्यादा है। उन स्टोरीज में आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। आज की स्टोरी भी ऐसी है। एक दिन में डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन आरबीआई में मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर उसी डिपार्टमेंट में रहा। तो डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था ऑफिस में, अपनी कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा था। काम कैसे होता है कि आप सपोज एक वीक के लिए इंस्पेक्शन पे गए, किसी बैंक ब्रांच का इंस्पेक्शन, और वापस आके आपको ऑफिस में 2-3 दिन लग जाएंगे उस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में। आपको फिर नया इंस्पेक्शन मिलेगा। कई बार आपको 4-5 इंस्पेक्शन का प्लान एक साथ दे दिया जाता है। ये सब डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे। और अगर आप रीजनल ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्शन 2-3 हफ्ते का हो सकता है। अगर आप हेड ऑफिस के इंस्पेक्शन में जाते हैं तो वो 1.5 महीना 2 महीने का प्रोग्राम हो जाता है। एक ब्रांच इंस्पेक्शन करके मैं ऑफिस में आया हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट की जो एडमिन इंचार्ज थी, एडमिन इंचार्ज का ही काम है किसको कहाँ इंस्पेक्शन के लिए भेजना है। मैडम उधर से आती और मेरे डेस्क के पास आके पूछती हैं, जोशी वुड यू लाइक टू गो फॉर ए ट्रेजरी इंस्पेक्शन? आई वाज सपोज्ड टू गो, बट बिकॉज नाउ आरबीआई इंस्पेक्शन हैज कम हियर, सो जीएम इज आस्किंग मी टू स्टे, and instead of me, would you like to go there? It is in Mumbai, of course. Within few seconds, so many thoughts came in my mind. माइंड की जो एबिलिटी है ना एनालाइज करने की, वो बहुत जबरदस्त है। आई वॉन्टेड टू जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे मालूम है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे पास ट्रेजरी में इंस्पेक्शन करने की। आरबीआई के अंदर अगर आप रीजनल ऑफिस में काम करते हो, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन अपने आप में बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है काम करने के लिए। आज की डेट में इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों ही सुपरविजन हो जाते हैं। उस समय बैंकिंग सुपरविजन अलग होता था, जहां हम बैंकों का सुपरविजन कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, और नॉन बैंकिंग जैसे एनबीएफसीज या अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन होता था, डीएनबीएस। दोनों को मर्ज करके आज की डेट में बन चुका है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। यहाँ पर पोस्टिंग मिलना अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे खास अपॉर्चुनिटी होती थी अगर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, अगर आप कोई बैंक की ट्रेजरी का इंस्पेक्शन करने जा रहे हो। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको आइडिया होगा, सबसे क्रीम काम माना जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। छोटी टीम, एक बहुत छोटी टीम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रही होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में इसलिए भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में शायद आपने देखा होगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करी। और मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जो उस मूवी को देखने के बाद इंस्पायर हो गए अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए। अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां तो आपकी सैलरी में डिफरेंस नहीं पड़ेगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हो चाहे आप ब्रांच में काम कर रहे हो, बट डेफिनेटली इट गिव्स यू ए वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर। अगर आप किसी भी बैंक की बैलेंस शीट देख लीजिए तो मालूम पड़ेगा करीब 20 से 30% बैलेंस शीट, जो टोटल पोर्टफोलियो, अगर बैंक का पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ का है तो 20 से 30 हजार करोड़ का एसेट्स क्या हो सकते हैं? लोन हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ये एक छोटी सी टीम 50-100-150 लोगों की टीम मैनेज कर रही होती है, जबकि वो बैंक में 1 लाख करोड़ की बुक करने वाला बाकी स्टाफ हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 का हो। अगर आरबीआई में कुछ वैसा डीलर का काम करने को मिलता है तो मैंने वीडियो नंबर 26 में जो बताया है, मैं डीईआईओ में पोस्टिंग चाहता था और मैं डीलर बनना चाहता था, वही अकेला एक काम है जो आपको सेंट्रल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिखाता है। क्योंकि आरबीआई का भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो वहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाता है वो बताया जाता है और आप एक्चुअली कर रहे होते हो। अगर मैं बात वापस आ जाऊँ डीबीएस पे, यहाँ पर क्या है, आपको सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द ट्रेजरी, जहाँ से पूरे बैंक का इन्वेस्टमेंट मैनेज हो रहा है। और पूरे करियर में भी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में काम करने वाले बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे दिमाग में बात आ गई है, यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू जंप। मैडम बोल रही है, मन कर रहा है यस बोलूं, बट मेरे को इन्वेस्टमेंट का आई नहीं पता है।
मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर साइड से, मैंने ना कभी कॉमर्स पढ़ा है ना कोई फाइनेंस पढ़ा है, एमबीए मैंने बाद में किया था। फॉर्चुनेटली मैं डीबीएस में काम कर पा रहा था, कुछ मैंने सीख लिया था और कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस था पहले कॉमर्शियल बैंकिंग में काम करने का वो हेल्पफुल हो रहा था। और अगर मैं हाँ बोल दूं और मुझे आता कुछ नहीं है, ऐसा ना हो कि जो मेरी ठीक ठाक रेपुटेशन चल रही है डिपार्टमेंट में वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। सबको लगेगा ये बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन काम उतना कर नहीं पाता है। इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बोलूं ना बोलूं, यस बोलूं नो बोलूं, क्यों करना है बोलूं, कुछ और क्वेश्चन पूछ लूं, मैडम कितने दिन का है, किस बैंक का है, कहाँ जाना है, साथ में कौन होगा, ऑफकोर्स कोई ना कोई सीनियर तो होगा ही। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन मेरे अंदर से आवाज आई, मैडम यस, और मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख रहा है, बिकॉज द फैक्ट इज आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं उस बात को छिपाना नहीं चाहता था और उस बात को छिपा भी नहीं पा रहा था। देन मैडम सेड ओके नाउ लेट मी आस्क जीएम। अब मुझे मैडम की बात से समझ में आया, अभी मैडम ने जीएम से नहीं पूछा है, मैडम अपनी ओर से सोच रही है मैं किसको ये काम असाइन कर सकती हूँ, अभी मुझे ये मिला नहीं है। हो सकता है जीएम सर बोले नहीं उसको क्या एक्सपीरियंस है, हमें कोई एक्सपीरियंस आदमी भेजना चाहिए क्योंकि काम तो बहुत क्रिटिकल होता है ये। तो मैडम ने बोला ठीक है आई विल लेट यू नो। और इस बीच मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो अपनी रिपोर्ट के राइटिंग कंप्लीट कर लेंगे, बाद में 2-3 घंटे पढ़ लेता हूँ और हो सकता है जीएम सर मुझे बात करने के लिए बुला ले। पुरानी कुछ रिपोर्ट्स में कुछ गाइडलाइंस, कुछ थ्योरी, 2-3 घंटे के अंदर जितना पढ़ सकता है। इस बीच लंच टाइम हो गया और मैं भी अपना लंच करने चला गया। लंच के बाद में फिर कुछ पढ़ता, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज फ्रॉम आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ट्रेजरी होती क्या है, डीलर्स करते क्या है वहाँ पे, व्हाट इज फ्रंट ऑफिस, व्हाट इज मिड ऑफिस, व्हाट इज बैक ऑफिस, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं पढ़ता जा रहा था। अराउंड 3:34 मैडम मेरे पास आई एंड शी सेड जीएम सर इज कॉलिंग यू। तो मैं जीएम सर के केबिन में गया, सर ने कहा हाँ बैठो। तो देन सर आस्क्ड मी हैव यू डन एनी ट्रेजरी इंस्पेक्शंस अर्लियर? आई सेड नो सर, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। Then he asked, have you studied something about it? Then I told him, sir, I tried to study something about risk management. I understand that from the treasury, a large part of the bank's assets are getting managed and also they have to work for liquidity management, asset liability management, and lot of compliance for the bank is done by the treasury people. He asked one question, do you know what is bhav copy? I was trying to listen. Then he said again, भाव कॉपी। मैं समझ गया भाव तो हिंदी वर्ड है तो इसमें किसी चीज का प्राइस लिखा जाता होगा। आई टोल्ड नो सर आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ही टोल्ड व्हेनेवर यू गो फॉर इंस्पेक्शन आस्क देम टू ब्रिंग भाव कॉपी and this is a daily report which is published by the exchanges that mentions the prices, both the peak and the bottom, and also the transactions, the volume of the transactions happen during the day on any security. तो आपको पूरी मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू पता लग जाएगा एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क द बैंक हैज डन। मैंने कहा ओके सर। देन ही सजेस्टेड मी फ्यू मोर थिंग्स कि आप ये चीजें पढ़ लो। उन्होंने अपनी कुछ अच्छे से टिप्स मुझे समझाई एंड फॉर्चुनेटली जिन डीजीएम सर के साथ में जा रहा था वो सर भी बहुत नॉलेजेबल थे एंड ही वाज ऑलवेज रेडी टू शेयर द नॉलेज। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट बिकॉज इफ यू हैव ए सीनियर हु इज रेडी टू टीच यू, काम करने का मजा बहुत बढ़ जाता है। तो आउट स्टेशन जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एक साथ होटल में है, एक साथ कार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस ऑल स्मॉल थिंग्स। अगले 4-5 दिन में बैठ के पढ़ाई करने लग गया और जम के पढ़ाई की मैंने। मेरा मेन काम है वहां पे ये देखना कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उनकी कॉम्प्लायंस अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो एंड विजिट द ट्रेजरी। स्पेशली डीलिंग रूम के बारे में बहुत कुछ सुना था तो मैं पहुंच गया नेक्स्ट वीक अपने सीनियर के साथ मुंबई। थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड, 2 ही लोगों की टीम है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मैं डीलिंग रूम को देखने के लिए भी। एक एक आदमी के पास बहुत सारी स्क्रीन है, फोन बजे जा रहे हैं, मतलब फ्लोर पे इतना नॉइज है, इतना एक्साइटमेंट है, इतनी एनर्जी है। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग क्योंकि वहां पे मेरे बस देखने के लिए गया था डीलिंग रूम। उनसे क्या प्रश्न पूछने, उनके तो अपने काम चल रहे हैं। अगर आपने मूवी देखी द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसमें जो सुपर एक्साइटमेंट है, ऑफकोर्स वो मूवी है तो उसमें कुछ ज्यादा क्या है, उतना ज्यादा नहीं, बट सुपर एक्साइटमेंट होता है। एक फोन इधर से पकड़ा हुआ है और यहाँ से एक डील सुनी, ओके सर होल्ड ऑन आई विल टेल यू, और फिर वो दूसरे फोन पर दूसरा बोल रहा है। मतलब मैंने एक डील को ओवरहियर किया था तो किसी को अगर $1 मिलियन चाहिए तो उनने उसको $1 मिलियन का कुछ प्राइस कोट किया है और इधर बात करके यहाँ से इन्हें $1 मिलियन खरीदने हैं अलग अलग लोगों से मिलके, तो यहाँ पर इन्हें $1 मिलियन बेचे हैं और इधर से इन्होंने $1 मिलियन 4 लोगों से अलग अलग रेट पे खरीद लिए हैं और कुछ पैसे का डिफरेंस है उससे इन्हें प्रॉफिट कमा लिया है।
फ्रंट ऑफिस तो बहुत एक्साइटिंग रहता है। ये सारे ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। यहाँ पे जो डीलर्स हैं वो तो सुपर बिजी हैं, इतने जल्दी मेंटल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना कि अगर यहाँ पे 5 पैसा कम रेट आया, यहाँ पे 5 पैसा ज्यादा रेट आया, तो कब मुझे कौन सी डील स्ट्राइक करनी है। उनके पास बहुत सारे सिस्टम है जहाँ पर से वो डील स्ट्राइक करते चले जाते हैं। और ये कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहती है, बिकॉज जो भी उन्होंने कॉल पे कमिटमेंट किया है बेचने या खरीदने का किसी भी ब्रोकर के साथ, वो कमिटमेंट पक्का है। तो ये क्लाइंट से भी बात कर रहे हैं, दूसरी जगह भी बात कर रहे हैं, और बहुत सारी स्क्रीन चल रही है, वहाँ पे मार्केट एनालिसिस भी हो रही है। इसके पीछे होता है एक मिड ऑफिस जो मेनली एनालाइज कर रहा होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है, डेटा देख रहा होता है, कहाँ जा रही है मार्केट, हमारा डेली प्लान क्या है, वीकली प्लान क्या है, रिस्क मिटिगेशन की पॉलिसीज बना रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं किसकी कैसी चल रही है, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग पोर्टफोलियो में हमारा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, आरबीआई की कॉम्प्लायंस का भी ध्यान रख रहे हैं और रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं। एक होता है लास्ट में बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम क्या है, जो सामने ट्रेड हो रहा है इसका रिकंसाइल करना। ये जो डीलर्स हैं इन्होंने इतनी सारी चीजें बेच दी और खरीद दी हैं, ये शाम तक सेटल हुई कि नहीं हुई। कुछ चीजें 1T+1 डे में भी सेटल होती हैं, पैसा आया गया, अकाउंटिंग प्रॉपर हुई, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, और जो भी ऑपरेशन सपोर्ट है वो देना है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। अलग अलग डेस्क है वहाँ पे, कोई इक्विटी डेस्क जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड की डेट जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स की डेस्क जो फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हैं, बेच रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी। अलग अलग टीम से मुझे बात करने का मौका मिला, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से उनकी मॉर्निंग हडल होती है। ट्रेड शुरू करने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले सब लोग आ जाते हैं और आधा घंटा मीटिंग करते हैं कि आज हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और ड्यूरिंग द डे जैसे जैसे ट्रेड हो रहा होता है, उनके पास इतना सारा डेटा आ रहा होता है वर्ल्ड ओवर से, तो उसके बेसिस पे वो अपनी स्ट्रेटजी को फिर चेंज भी कर रहे होते हैं। जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ मैनेजर्स, एजीएम्स, वो अपनी टीम को गाइड भी कर रहे होते हैं। डीलिंग रूम जो होता है वो एक ओपन फ्लोर होता है, जिससे कि वो एक दूसरे डीलर से बात भी कर पाए अपनी अपनी डेस्क पे काम करते हुए। क्योंकि कई बार एक डीलर के पास ऑफर आ रहा होता है कोई चीज बेचने का और दूसरे के पास आ गया होता है, जैसे मैंने एक फॉरेक्स का एग्जाम्पल दिया, दूसरे के पास ऑफर हो सकता है खरीदने का, तो वो बोलेगा मेरे पास $5 मिलियन आए हैं, ये आदमी बेचना चाहता है, कोई है जो ये खरीदना चाहता है, मतलब किसी का ऐसी पार्टी है, जरूरी नहीं पूरे 5 मिलियन की एक पार्टी मिल जाए, वो 2-3-4 हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द डे या कम से कम टाइम में ही जो खरीदा है वो बेच दो, जो बेचा है वो खरीद दो। जितनी देर आप उसको अपने पास होल्ड कर रहे हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो इक्विटी है, वो रिस्क आप अपनी बुक में कैरी कर रहे हो, उनकी लिमिट होती है। इंट्राडे लिमिट, बाय द एंड ऑफ द डे ओवरनाइट लिमिट कितनी है, हर ट्रेडर की अपनी है और हर टीम की अपनी है। बैंक की भी एक ओवरऑल लिमिट है, उसे ब्रीच नहीं करना है। बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सिलेक्टेड लोग बुलाए जाते हैं बैंक के द्वारा, जो हाई प्रेशर में भी पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, जब उनके पास मल्टीपल डेटा सोर्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरीके के ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा इन्वेस्टमेंट के बारे में, और किताब पढ़ के नहीं सीखा, पढ़ तो मैं रहा ही था, साथ साथ में इंटरेक्ट कर रहा था इन लोगों से। करीब उसमें 20,000 करोड़ का पोर्टफोलियो चला रहे थे। अमाउंट से भी लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम, वो प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटी to oversee this kind of work. That is the beauty when you are working with the central bank. इतने कम एक्सपीरियंस में, मैं तभी आरबीआई में कितना 3-3.5 साल पुराना था, इतने कम एक्सपीरियंस में आपको इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। That can only happen when you are working with such a great institution. और उसके बाद फिर से मुझे अगली बार इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया ट्रेजरी में, जहाँ पे मैंने उसके आगे भी बहुत कुछ सीखा। बट आज की स्टोरी को यहाँ पर रोकते हैं। If you have any questions, please ask me. You have any suggestions? That also you can write. My aim is to demystify the working of the RBI and help you in your job preparation 50% faster to unfold your potential. I wish you all the best. Thank you.